Okay. So hello everyone, welcome to another lecture of mechanics of material, and in this particular lecture I will discuss about the concept of stress concentration. Concept of stress concentration. Actually this is a very small topic but very important. It is important in strength of material as well as design of steel structure. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में। एक्चुअली पिछला सेमेस्टर में हम लोग पिछला जो कल की क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सेक्शन को क्या कर रहे थे, हम कट कर रहे थे, किसी भी सेक्शन को क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे, और इसमें क्या निकाल रहे थे, स्ट्रेस निकाल रहे थे सिग्मा। सिग्मा का जो वैल्यू आ रहा था पी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये जो स्ट्रेस सिग्मा है ये क्या है, ये है जो आपका एवरेज स्ट्रेस है। क्या है? एवरेज स्ट्रेस है। इसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में कुछ बोले थे, है ना। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्यों इसको हम एवरेज स्ट्रेस बोल रहे हैं, है ना, क्यों हम इसको एवरेज स्ट्रेस बोल रहे हैं। एक्चुअली जो सिग्मा निकालते हैं वो एंड से कितना डिस्टेंस पे निकालेंगे कि ये एवरेज हो जाएगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एंड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे हम इसको निकालते हैं ताकि ये क्या हो जाए, एवरेज स्ट्रेस का वैल्यू हमें दे दे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे इस सेक्शन पे यदि देखा जाए तो ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। मतलब ये जो सेक्शन होगा डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, ये जो फोर्स होगा इस सेक्शन पे क्या करेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, है ना। इससे होगा क्या कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे यदि इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये मिडिल में क्या होगा, कुछ सडन है जो इंक्रीज कर जाएगा, मिडिल में सडन इंक्रीज हो जाएगा और फिर एंड पॉइंट पे क्या होगा, कम होगा। यानी इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ से बढ़ता जाएगा स्ट्रेस का यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक डिस्टेंस ऐसा आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेस है जो कम्प्लीटली रूप से हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, कम्प्लीटली रूप से क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो डिटेल में देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। अभी इसको हम बारी बारी से वन बाय वन करके दोनों केस में देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस के केस में भी देखेंगे और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के केस में भी देखेंगे, है ना। तो इधर देखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है, डेफिनेशन लिख रखा है कि सडन और सिग्निफिकेंटली increase in stress due to non-uniformity in the geometry of the material is known as stress concentration. Sudden or significantly increase in stresses due to non-uniformity in the geometry of the material is known as stress concentration. एक्चुअली स्ट्रेस कंसंट्रेशन कब डेवलप होगा, जब हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, उसका ज्योमेट्री है जो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर देखो, इस केस में हम इस प्रिज्मेटिक बार में क्या किया, 3 सेक्शन कंसीडर किए हैं, है ना। और ये भी इसमें लेके चल रहे हैं कि जो प्रिज्मेटिक बार है अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस है, अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस है ना, जिसके कारण इसके लेंथ में इंक्रीज कितना हो रहा है, डेल्टा हो रहा है ना। पहले इस फिगर को देखते हैं डिटेल में। 3 सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ए बी बी और सी सी, ए बी बी और सी सी, है ना। तो ए क्या है, ए पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ए लेयर है जो क्या है, फोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ए लेयर क्या है, कर्सर को देखना है ध्यान से, फोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण क्या होगा कि जो मिडिल पार्ट है वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा, क्यों, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एरिया। अगर एरिया का वैल्यू कम होगा, एरिया का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो स्ट्रेस का वैल्यू अचानक क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म होता जाएगा,
क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका बेयरिंग एरिया है जो बढ़ता जाएगा, है ना, बेयरिंग एरिया है जो बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे यदि एंड पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा कुछ, देखो ध्यान से, यहाँ पर तो कुछ ऐसा होगा, एंड में भी कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जैसे जैसे इस कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट इस कॉन्टेक्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू सडन बहुत ज़्यादा होगा, सडन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे एंड की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे यूनिफॉर्म होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यूनिफॉर्म होता जाएगा, है ना। यानी इसका कुछ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा एंड में, है ना। अब क्या किए हैं, एक डिस्टेंस कंसिडर किए हैं x बराबर 0.5 डी। अभी डी क्या है, डी है जो डायमीटर है ना, डी है जो क्या है, इसका डायमीटर है, मतलब इसका ट्रांसवर्स डायमेंशन है, इसका क्या है, ट्रांसवर्स डायमेंशन, है ना। ये अलग बात है, यहाँ पे हम सर्कुलर बार कंसिडर किए हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डायमेंशन हमारा डी हो जाएगा। अब x का जो वैल्यू है, x क्या है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड, हमने दोनों कंसिडर किया है। x इज द डिस्टेंस, लिख देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना। किसका डिस्टेंस, ये जो सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। अब बीबी की बात करते हैं, बीबी सेक्शन है जो हमने कंसीडर किया है x बराबर 0.5 डी पे, जो x का वैल्यू क्या होगा, 0.5 डी, है ना। अगर यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएं तो क्या होगा, इससे थोड़ा ज्यादा यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर तो पूरी तरह से नॉन यूनिफॉर्म था, ये मिडिल में बहुत ज्यादा था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी इसका मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी पूरा यूनिफॉर्म नहीं होगा, अभी भी पूरा यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे बना के, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक्चुअली देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत बन गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, गलत बन गया, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन है जो गलत बन गया है, इसको जब टेंसाइल फोर्स इधर लग रहा है तो रेजिस्टेंस फोर्स जो हमारा होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा ना अप्लाइड का। हम लेफ्ट पार्ट का कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट पार्ट पे कंसीडर कर रहे हैं, राइट को हम नहीं देख रहे हैं, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस एंड पे इस डायरेक्शन में होगा, मिडिल में बहुत ज्यादा होगा, एंड पे क्या होगा, कम होगा। ओवरऑल इसका यूनिफॉर्म देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। अब बीबी सेक्शन की बात करते हैं, बीबी सेक्शन पे यदि बनाएंगे तो क्या होगा, उससे स्लाइटली यूनिफॉर्म हो जाएगा, उतना ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होगा, उतना ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी 100% यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब तीसरा सेक्शन कंसिडर किया कौन सा, सीसी। तीसरा सेक्शन कौन सा कंसिडर किया, सीसी, है ना। सीसी को यदि ध्यान से देखें तो ये कितना डिस्टेंस पे है, x ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ये जो वैल्यू है कितना डिस्टेंस पे हमने लिया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अगर इस केस में हम यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, अब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। अभी क्या होगा, कंप्लीटली यूनिफॉर्म होगा इस सेक्शन में, है ना, ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो गया, है ना। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं सेंट विनांट्स प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, सेंट विनांट्स प्रिंसिपल। मतलब जो भी हम एवरेज स्ट्रेस निकालते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो कितना डिस्टेंस पे निकाला गया है एंड से, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू d डिस्टेंस पे निकाला गया है। जहाँ पे d क्या है, d है जो लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन है, d क्या है, लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन है, लिख देता हूँ यहाँ पे, d क्या रहेगा हमारा, लार्जेस्ट lateral dimension, lateral लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन, है ना। कहने का मतलब है, फिर से रिपीट करता हूँ, एंड से मिनिमम क्या डिस्टेंस होगा जहां पे यदि स्ट्रेस हम कैलकुलेट करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। और वो इतना यूनिफॉर्म हो जाए कि हम उसको क्या बोल दें,
एवरेज स्ट्रेस बोलते हैं, उसको हम एवरेज स्ट्रेस बोल देंगे। तो डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम वो जो डिस्टेंस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा। कहने का मतलब है इसके बाद कहीं भी यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस आएगा। इसके बाद हम कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इंड के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म स्ट्रेस आएगा, है ना। तो ये तरह टेंसाइल, जब हमारा फोर्सेस कैसा होगा, टेंसाइल इन नेचर होगा। कंप्रेसिव में भी देख लेते हैं, कंप्रेसिव में भी देख लेते हैं, है ना। ये क्या है, इंड पॉइंट है, ये क्या है, इंड पॉइंट है। अगर यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहें तो क्या होगा, जहाँ पे लोड लग रहा है, एग्जैक्टली जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा लोड है जो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, लोड है जो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होगा, मिडिल पॉइंट में बहुत ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जैसे यहाँ से इंड की तरफ बढ़ेंगे ऊपर और नीचे, तो धीरे धीरे यूनिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसिव फोर्स इधर है तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा, है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आएगा एंड पे। अब बीबी की बात करते हैं, बी है जो कितना डिस्टेंस पे है, x इक्वल टू 0.5 डी पे मान, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना, 0.75 डी भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो क्या होगा, इससे थोड़ा ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, इससे थोड़ा ज्यादा यूनिफॉर्म होगा। कहने का मतलब है कि मिडिल में तो कुछ ज्यादा होगा ही, है ना, लेकिन इंड पे क्या होगा, धीरे धीरे यूनिफॉर्म होता जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज स्ट्रेस बोल देते थे, इसी को क्या बोल देते थे, एवरेज स्ट्रेस बोल देते थे। तो ये तो रहा कंप्रेशन का केस। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कंसीडर किए हैं, यहाँ पर एक प्लेट कंसीडर किए हैं, है ना। इस फिगर में देखना है, यहाँ पर एक प्लेट कंसीडर किए हैं जिसका विड्थ क्या है, v है, विड्थ ऑफ द प्लेट क्या है, b है, विड्थ ऑफ प्लेट क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट है जो b है ना। टेंसाइल फोर्स P है जो दोनों तरफ से एक्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोर्स के कारण जो यहाँ पे P लग रहा है, इसका हम क्या करेंगे, इफेक्ट देखेंगे इस पे, इसके कारण हम स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या किए हैं हम, एक प्लेट के बीच में क्या है, होल कंसीडर किए हैं, प्लेट के बीच में क्या है, होल किया हुआ है ना। होल क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अचानक से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। अब इस रिड्यूस होने के कारण क्या इफेक्ट आएगा सोचो, है ना। ये सब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स है, बोले थे ना स्ट्रेस को इंटेंसिटी ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो ये सब इंटेंसिटी ऑफ फोर्स है, जिसको लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हो, लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर तो देखो यूनिफॉर्म है एरिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल स्पेसिंग होगा, स्पेस क्या होगा, प्रत्येक फोर्स लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो बीच में कोई एरिया है ही नहीं, ये तो हम काट के निकाल दिए हैं, ये क्या किए, ये हम काट के निकाल दिए हैं। अब क्या होगा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस तो उधर से जितना आ रहा है उतना ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, स्पेस कम गया, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा क्या हो जाएगा, काफी पास पास हो जाएगा, काफी पास पास हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझो कि कोई एक रूम है 4x4 का, 4x4 का, उसमें 10 पर्सन रह रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं, इस रूम को हम क्या कर रहे हैं, बीच से पार्टीशन कर देते हैं, बीच से इसको पार्टीशन कर देते हैं, और फिर इसी रूम में 10 आदमी को डाल देंगे, इसी रूम में इस 10 पर्सन को हम रहने के लिए बोलेंगे। अब क्या होगा, इनको रहने के लिए स्पेस क्या होगा, कम मिलेगा, इनको रहने के लिए स्पेस कम मिलेगा, है कि नहीं। कुछ ऐसे ही इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ से तो क्रॉस सेक्शनल एरिया काट के हटा दिए, है ना, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस वही है, ठीक है। तो अब इसके इतना दूरी में क्या होगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस है जो एकुमुलेट हो जाएगा, है ना। सिमिलर केस में नीचे भी देख सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा ये देखते हैं, है ना। बोले थे ना कि सडन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे सडन ज्योमेट्री में चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर तो क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री था, सडन आया देखा कि एक होल मिल गया इसको, मतलब यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो काट के निकाल लिया गया है, तो इसका क्या होगा, ज्योमेट्री यूनिफॉर्म नहीं रह पाया, है ना। अब देखो क्या होगा इसका इफेक्ट, इसको सही से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी।
अब देखो यहाँ पर जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, सपोज करो इस पी फोर्स के कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यदि बनाएं, ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ट्राई टू ड्रा विद द डिफरेंट कलर, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है हमारा, ऑब्वियस सी बात है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा, है ना। इस फोर्स का, लेफ्ट फोर्स का हम इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेस क्या है, यूनिफॉर्म होगा, है ना। अब देखो यदि हम स्ट्रेस है जो डायरेक्टली एक ऐसा सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो कि होल के सेंटर से पास कर रहा है, होल के सेंटर से पास कर रहा है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन उस सेक्शन पे निकालना चाह रहे हैं जो सेक्शन है जो डायरेक्टली है, जो हमारा सेंटर ऑफ होल से क्रॉस कर रहा है ना। अब देखो होगा क्या, इधर तो क्या है, इधर देखो जैसे एंड पे देखेंगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म हुआ, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सडन क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अचानक से, मतलब चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, पी बटा ए होता है, ए वैल्यू अचानक से कम जाएगा, ए हो गया जो क्या हो गया, अचानक से डिक्रीज हो गया, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, अचानक से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। कुछ ऐसा ही हुआ है देखो, और ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये जो वैल्यू है एंड पे वो कितना हो जाता है, 3 सिग्मा हो जाता है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एवरेज स्ट्रेस हो जाता है। तो सिग्मा मैक्सिमम जो होता है, सिग्मा मैक्सिमम जो होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एवरेज, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एवरेज, तो वही हुआ है 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एवरेज। अब देखो बीच में तो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है ही नहीं, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, हम ऐसे समझेंगे पी बटा ए, एरिया ऑलमोस्ट जीरो है तो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, ए समवेयर कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके बन रहा होगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे तो छोड़ दिए। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, नीचे वैसे ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। एंड पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे मतलब होल की ओर बढ़ेंगे, क्या होगा, अचानक से जो स्ट्रेस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो इसको हम समझ लिए हैं अच्छे से, है कि नहीं। अब क्या होगा कि ये जो सिग्मा, एक्चुअली एक टर्म होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, फैक्टर इसको के से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, के से लिखते हैं, और ये जो के होता है वो होता है सिग्मा मैक्स बटा सिग्मा एवरेज, सिग्मा मैक्स बटा सिग्मा एवरेज। सिग्मा मैक्स कितना है, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एवरेज डिवाइडेड बटा सिग्मा एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा के का वैल्यू, ये ऑलमोस्ट 3 हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 हो जाता है ना। तो ये तो था स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में। 1 मिनट और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो इसको जूम कर देता हूँ, इसको जूम करके देखने का कोशिश करते हैं। इसको जूम करने का कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक कंसीडर किए है ना, जिसपे क्या है, टेंसाइल फोर्स पी है जो लग रहा है, टेंसाइल फोर्स क्या लग रहा है, पी लग रहा है, कलर चेंज करता हूँ, टेंसाइल फोर्स पी लग रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि 3 सेक्शन कंसीडर किए, ए बी बी और सी सी, है ना। ए है जो क्या है, एंड पे है, बी है जो मान लेते हैं कि क्या है, एक्स है जो इक्वल टू 0.5 इंटू इसका ए डायमेंशन मान लो क्या, इसका ए डायमेंशन मान लो कुछ डी मान लो लेटरल डायमेंशन, तो ये 0.5 डी है ना। फिर सी सी है जो कितना डिस्टेंस पे है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी पे है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी पे है ना। तो ए पे यदि निकालेंगे तो कैसा होगा, ए सेक्शन पे कुछ ऐसा होगा, मिडिल में क्या हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, है ना। जैसे बीबी पे जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा यूनिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब सीसी पे जैसे ही पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, या फिर सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा एवरेज के बराबर होता है। तो ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी था, है ना। तो आशा है अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। So this is all about stress concentration. In next class we will discuss about the types of stresses. Okay, so thank you for watching the video, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। So thank you so much, all the best, जय हिंद।